Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear student, it's me Abdul Ghani Hatak. I am here to teach you biology at Rizwan Chemist Official YouTube. Student, आज हम क्लास 9 की biology को स्टार्ट कर रहे हैं। अभी यूनिट नंबर 5 सेल साइकिल है। सेल साइकिल के बारे में हम पढ़ेंगे आज इंशाल्लाह। तो सेल साइकिल की डेफिनेशन करने से पहले लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज साइकिल। साइकिल किसे कहते हैं? आम जुबान में साइकिल के हम मानी करते हैं चक्कर। चक्कर से मुराद ये है कि एक ऐसा अमल जो किसी एक खास नुक्ते से शुरू होता है और जाते जाते अपने सफर के दौरान मुख्तलिफ मनाजिल तय करता हुआ बिल आखिर उसी ही मुकाम पे आ जाता है। यानी ऐसा कंटिन्यूस प्रोसेस जो होते होते मुख्तलिफ मराहिल पर से गुजरते हुए दोबारा उसी ही स्टेज पे आ जाता है। ऐसे कंटिन्यूस प्रोसेस को हम नाम देते हैं साइकिल। अब साइकिल की एक आसान सी एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज एक इंसान है, बड़ा मैच्योर बंदा है, उसकी हमने शादी करा दी। लेट्स सपोज अब शादी के बाद उसका एक बच्चा पैदा हुआ, एक छोटा बच्चा पैदा हुआ। बहसीत इंसान ये दोनों एक जैसे, ये भी इंसान है, ये भी इंसान है। इस एग्जाम्पल को हम रिलेट करेंगे सेल के साथ बाद में, पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये एक इंसान है, ये एक इंसान है, बासित इंसान दोनों एक जैसे हैं, लेकिन इसकी बॉडी फिजिक में, बॉडी के दूसरे कैरेक्टरिस्टिक में फर्क है। ये साइज में छोटा है, इसके बॉडी पार्ट्स भी अच्छी तरह नहीं डेवलप हुए हैं, उसके अदर कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट नहीं हुए। तो ये बच्चा वक्त के साथ साथ बढ़ता है, इसकी बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं, उम्र में उसकी इंक्रीज हो जाती है, कैरेक्टरिस्टिक उसके चेंज होते जाते हैं। एक वक्त आ जाता है कि हम ये बंदा इतना बड़ा हो जाता है कि हम इसकी शादी करा देते हैं। ये भी आइंदा 1-2 साल में अपना बच्चा पैदा कर देता है। अभी यहाँ से समझने की कोशिश करें। ये जो सिलसिला था, साइकिल था, यहाँ से स्टार्ट हुआ। ये एक फदर हुआ, ये एक सन हुआ। प्रोसेस यहां से शुरू होता है। फदर, इसने सन पैदा किया। अब सन जाता है, इसकी एज में इंक्रीज आ जाता है, इसकी बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं और कैरेक्टरिस्टिक बनता है। ये जवान हो जाता है, जवानी के बाद वो इस काबिल हो जाता है कि हम इसकी शादी करा दें। अब शादी के बाद इसका भी बच्चा पैदा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो किसी वक्त में सन हुआ करता था, वो आज क्या यहाँ पे हुआ फादर। तो ये हम साइकिल की डेफिनेशन करते हैं कि ऐसा प्रोसेस जो किसी एक स्टेज से, फादर वाले स्टेज से शुरू हुआ और फाइनली वो भी फादर वाले स्टेज तक आप पहुंचे। तो इस तरह की प्रोसेस को जो कंटिन्यूसली होता रहता है, मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है, मुख्तलिफ स्टेजेस फेजेस को क्रॉस करता है, उसी ही इनिशियल पॉइंट पे आ जाता है। इस तरह के प्रोसेस को हम नाम देते हैं साइकिल। तो डियर स्टूडेंट, हम आम जिंदगी में ऑब्जर्व करते हैं बहुत सारी चीजें हैं जो अपना साइकिल दोहराते रहते हैं। एग्जैक्टली सेल भी है, सेल भी इस तरह के साइकिल को अपना लेता है अपनी जिंदगी में। सेल भी मुख्तलिफ स्टेजेस पर से गुजरता है। तो वो सारे स्टेजेस जो सेल अपनी पैदाइश के बाद करता जाता है, वो पैदा हो जाता है, पैदाइश के बाद उसके साइज में, ये सारा हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ। तो सेल के पैदा होने के बाद उसके मेच्योरिटी गेन करने तक, यानी मेच्योर, जब वो सेल मेच्योर हो जाता है तब तक सेल के अंदर जितने भी सारे इवेंट होते हैं, सारे जो मराहिल होते हैं, इन सब को कंबाइंड हम नाम देते हैं सेल साइकिल। अब सेल साइकिल की हम डेफिनेशन करेंगे, लेकिन है बोर्ड पे दी सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन अ यूकेरियोटिक सेल लीडिंग टू इट्स रेप्लिकेशन इज कॉल्ड सेल साइकिल। तो पहले इसको समझने की कोशिश करें। सीरीज का मतलब है सिलसिला, इवेंट्स माना वाकयात। तो ऐसे वाकयात का एक बड़ा सिलसिला जो किसी एक यूकेरियोटिक सेल के अंदर शुरू हो जाता है और यूकेरियोटिक सेल में वो प्रोसेस, वो इवेंट्स होते होते फाइनली वो इस मुकाम तक पहुंच जाता है कि ये यूकेरियोटिक सेल रेप्लिकेशन शुरू कर देता है। यानी इसको समझने की कोशिश करें। ये यूकेरियोटिक सेल है, ये न्यू यूकेरियोटिक सेल है, अभी अभी फ्रेशली पैदा हुआ।
इस सेल के अंदर चेंजेस आ जाते हैं कि एक वक्त में एक तरह की चेंज आ जाती है, दूसरे वक्त में दूसरी तरह की चेंज आ जाती है। वक्त के साथ साथ इसमें डिफरेंट चेंजेस आ जाते हैं। तो इन डिफरेंट चेंजेस की वजह से इस सेल के अंदर एक एबिलिटी पैदा हो जाती है, वो सेल मैच्योरिटी गेन कर लेती है। मैच्योरिटी का मतलब है कि ये सेल इस काबिल हो जाता है कि ये भी डिवीजन स्टार्ट कर लेता है। तो एक सेल के अंदर डिवाइड होने की एबिलिटी जब आ जाती है तो इसको हम कहते हैं कि सेल मैच्योर हुआ। तो अब सेल जब मैच्योर हो जाता है, डेफिनेटली इसके अंदर डिवीजन की एबिलिटी आ जाती है। अब ये सेल भी डिवीजन कर लेगा, ये भी डिवाइड होगा, दूसरे दो नए सेल बनाएगा। तो इस यूकेरियोटिक सेल के अंदर जितने भी इवेंट्स हुए वो सारे के सारे इवेंट्स का सिलसिला क्या कहलाता है? सेल साइकिल। तो वो सारे के सारे इवेंट जो है उसका रिजल्ट क्या निकलता है? यहाँ पे चेंजेस, ये इवेंट हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, डिफरेंट इवेंट्स हुए। इन सब की वजह से इसका रिजल्ट ये निकला कि ये सेल ने डिवीजन यानी रेप्लिकेशन स्टार्ट कर दी। तो इस तरह के इवेंट्स का एक सिलसिला जो रेप्लिकेशन पे मुंतज होता है, इस तरह के इवेंट्स के सिलसिले को हम नाम देते हैं सेल साइकिल। बेटा इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ चले जाते हैं। सेल साइकिल को सबसे पहले डिस्क्राइब किया प्रिवोस्ट एंड लोमास ने 1824 में। इन लोगों ने पहले फ्राक का एक ज़ैगोट था, उन्होंने देखा कि इसकी क्लीवेज हो रही है, इसकी ब्रेकडाउन हो रही है। कि एक ज़ैगोट को देखा, उसके अंदर देखा कि मुख्तलिफ स्टेजेस पर से गुजर रहा है, जिसको उसने नाम दिया सेल साइकिल। तो अब सेल साइकिल के स्टेजेस हैं दो मेन। पहले जो साइकिल की हमने डेफिनेशन पढ़ा कि एक प्रोसेस कंटिन्यूअस पर जो मुख्तलिफ स्टेजेस पर से गुजरता है। तो अब सेल साइकिल की भी वो स्टेजेस हम पढ़ते हैं। सेल साइकिल के दो स्टेजेस हैं, मेन स्टेजेस। एक है एंटर फेज, दूसरा है डिवीजन फेज। एंटर फेज को हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, डिवीजन फेज को हम रेप्लिकेशन फेज भी कहते हैं। अब पहले हम पढ़ते हैं एंटर फेज या रेस्टिंग फेज जिसको कहा जाता है, बाद में पढ़ेंगे। पहले एंटर फेज, नाम से भी जाहिर है। देखिए एंटर फेज, नाम एंटर, एंटर का मतलब है बिटवीन, दो चीजों के दरमियान। फेज का मतलब है स्टेज, मरहला। कैसा मरहला? पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ वन सेल डिवीजन एंड द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट डिवीजन। यानी देखिए एक सेल है ये सेल डिवाइड हुआ। डिवाइड का मतलब है कि इससे दो आगे नए सेल बन गए। ये डिवीजन नंबर 1 हुआ, डिवीजन नंबर 1, एंड ऑफ वन डिवीजन, ये डिवीजन कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद एक पीरियड स्टार्ट होता है। ये पीरियड, यहां से पीरियड स्टार्ट होता है, ये जाते हैं ये सेल, इसके अंदर चेंजेस आते हैं, सारे चेंजेस हम पढ़ेंगे वक्त के साथ। तो ये भी ये सेल डिवाइड हो जाते हैं, इससे दो बन जाते हैं, इससे भी दो बन जाते हैं। यहाँ पे डिवीजन हुआ, देखिए ये डिवीजन हुआ, एक डिवीजन यहाँ पे था, एक डिवीजन यहाँ पे हुआ, डिवीजन नंबर 2। तो एक सेल डिवीजन के खत्म होने के बाद और दूसरे डिवीजन के शुरू होने से पहले जो दरमियानी वक्फा है, दरमियानी स्टेज है, इसको हम नाम देते हैं इंटरफेज। यानी जिस तरह के हमने पढ़ा था कि बाप होता है वो बच्चा पैदा कर ले, वो बढ़ता है, एग्जैक्टली एक सेल होता है, ये पेरेंट सेल है, ये डिवाइड हुआ, इससे दो सेल बने। अब ये दो सेल इसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, साइज में इंक्रीज आ जाता है, इसके अंदर ऑर्गेनेल्स बनना शुरू हो जाते हैं, इसके अंदर केमिकल चेंजेस आते हैं, डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है, सेंट्रोमेयर, सेंट्रोसोम, इसके अंदर मुख्तलिफ चीजें बनना शुरू हो जाती है। फाइनली ये इतना मैच्योर हो जाता है कि ये भी डिवीजन स्टार्ट कर लेता है। तो एग्जैक्टली यहाँ से डिवीजन से लेकर यहाँ की डिवाइड होने तक ये दरमियानी जो सारा वक्त है, इस वक्त को हम नाम देते हैं इंटरफेज। अब इंटरफेज को भी हमने तफसील के साथ पढ़ना है। इंटरफेज कैसे होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होते हैं। सिंपली इसको देखिए, इस डायग्राम को देखिए, ये एक पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल डिवाइड हुआ, इससे डॉटर सेल बना। देखिए फर्क वाज़ेह है, ये इसका साइज बड़ा है, इसका मतलब ये कंप्लीट वेल डेवलप्ड सेल है, और ये छोटा, इसका साइज छोटा है। हम कॉमन सेंस इस्तेमाल करें तो हमें पता चल जाता है कि ये सेल अभी कंप्लीट नहीं हुई।
इसके अंदर बहुत सारा काम होना है। अब ये सेल लेके यहाँ इसके अंदर चेंजेस को शो किया गया है। ये सेल छोटा था, यहाँ पे इसका साइज बड़ा हुआ, इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। ये डॉटर सेल, इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। ग्रोथ के साथ साथ इसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स बनना शुरू हो जाते हैं, एंजाइम बनते हैं, राइबोसोम वगैरह डिफरेंट चीजें बनते हैं। वर्ड के साथ साथ इसके अंदर डीएनए है, डीएनए के अंदर भी चेंजेस आ जाते हैं, क्रोमोसोम मल्टीप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह ये सारे प्रोसेस। फिर माइक्रोट्यूब्यूल रिपेयर हो जाते हैं, सेंट्रियोल की रेप्लिकेशन हो जाती है, ये सारे चेंजेस इसके अंदर आ जाते हैं। एंड चेंजेस के रिजल्ट में ये सेल पेयर किया हो जाता है, ये डिवीजन स्टार्ट कर देता है। हमने पढ़ा कि यहाँ पे भी सेल डिवाइड हुआ, ये सेल डिवाइड हुआ डिवीजन नंबर 1, और यहाँ पे भी डिवीजन स्टार्ट होना है डिवीजन नंबर 2। तो हमने इंटरफेस के डेफिनेशन में पढ़ा था कि डिवीजन नंबर 1 के बाद डिवीजन नंबर 2 के स्टार्ट से पहले बीच में जितनी भी ये चेंजेस हो जाते हैं, जो प्रोसेस होते हैं, इन सब को हम नाम देते हैं इंटरफेस। अब इंटरफेस को तफसील के साथ पढ़ते हैं कि इंटरफेस के अंदर पहला स्टेज क्या होता है, पहले से के अंदर क्या चेंजेस आ जाती है, दूसरे स्टेज में क्या हो जाता है, तीसरे चौथे, इस तरह हम पढ़ेंगे इंटरफेस को तफसील के साथ। इंटरफेस की डेफिनेशन ऑलमोस्ट हमने की है कि एक सेल डिवीजन के खत्म होने के बाद जो दरमियान में वक्त होता है और दूसरा डिवीजन स्टार्ट, एक डिवीजन के खत्म होने के बाद और दूसरे डिवीजन के स्टार्ट होने से पहले जो दरमियानी वक्त होता है उसको हम इंटरफेस कहते हैं। अब इंटरफेस के अंदर क्या होता है, इसके बी मराहिल हैं जिसको हम नाम देते हैं सब फेजेस। तो सब फेजेस इंटरफेस के कौन से, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। हम कैटेगरी एक एक पढ़ेंगे कि G1 के अंदर क्या होता है, S के अंदर क्या होता है, G2 के अंदर क्या होता है। तो पहले हम G1 को पढ़ते हैं। G1, G स्टैंड फॉर गैप, G स्टैंड फॉर गैप, गैप से मुराद है फासला, यानी एक सेल डिवाइड हुआ, अब इस सेल ने दोबारा डिवीजन करने हैं, तो डिवीजन के एक डिवीजन के खत्म होने के बाद दूसरे डिवीजन के शुरू होने से पहले दरमियानी वक्त को इंटरफेस कहते हैं। पहले इसमें पहला गैप जो है, पहला काम जो है, इसको हम नाम देते हैं G1 फेज। अब G1 फेज के अंदर क्या होता है, देखिए ये एक पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल डिवाइड हुआ, ऐसे एक डॉटर सेल बना। पेरेंट सेल वेल डेवलप्ड था, डॉटर सेल अब फ्रेशली न्यूली पैदा हुआ छोटा है। अब इस सेल पे पहले क्या हमने पढ़ना है कि यहाँ पे इंटरफेस शुरू होगा, इंटरफेस। अब इंटरफेस में पहला स्टेज क्या है, G1, हमने पढ़ना है कि G1 के दौरान इस सेल में क्या होगा, ये एक सेल है नया पैदा हुआ है, इसमें G1 स्टेज शुरू होता है। अब G1 के अंदर क्या होता है, जल्दी देखें। पहले सेल जो पैदा हुआ है इसके साइज में इंक्रीज शुरू हो जाता है, ये बढ़ना शुरू कर देता है, इसकी साइज बढ़ती है। तो G1 के दौरान हमने देखा है कि इसकी साइज बढ़ती है। देखिए ये इतना था पहले, अब इसकी साइज बड़ी हो गई, साइज इंक्रीज हो जाता है, यानी ग्रोथ शुरू कर देता है। एक बात, दूसरी बात जो सबसे अहम है, G1 जो है, जो स्पेशलाइज्ड है, फेमस है इसके लिए, वो है कि सेल, ये जो सेल साइज इंक्रीज इसके साथ साथ सेल के अंदर केमिकल चेंजेस आ जाती है। वो केमिकल चेंजेस क्या है और क्यों होती है। केमिकल चेंजेस से मुराद है कि इस सेल के जो अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रॉपर एक केमिकल स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर बॉडी है, जिसको हम नाम देते हैं डीएनए। अब इस डीएनए की फॉर्मेशन होनी है, ये डीएनए सेल नया पैदा हुआ, मैंने स्टार्ट में कहा कि ये सेल कंप्लीटली मैच्योर नहीं है, अच्छी तरह नहीं बनी है, इसके अंदर पहले डीएनए का बन जाना है। डीएनए के बन जाने के अमल को हम नाम देते हैं डीएनए सिंथेसिस। अब डीएनए सिंथेसिस के लिए मिशन ये है, अल्लाह ताला ने ये सोचा कि इस डीएनए के अंदर क्या, इस सेल के अंदर क्या बनना है, डीएनए। अब डीएनए के बनने के लिए पहले केमिकल चेंजेस जगह लेना शुरू कर दीजिए। केमिकल चेंजेस कौन कौन से हैं, यानी मैसेंजर आरएनए का बन जाना, ये एक केमिकल चेंज है। प्रोटीन्स का बन जाना, एंजाइम का बन जाना, राइबोसोम का बन जाना,
ये सारी चीजें जब बन जाना शुरू हो जाती है, इसको हम नाम देते हैं केमिकल चेंजेस। और ये क्यों होती है, इसका बुनियादी मकसद होता है क्या, डीएनए सिंथेसिस, कि डीएनए बन जाए। क्यों, क्योंकि डीएनए ही वो बुनियादी चीज है जिसके अंदर सेल के सारे राज, सेल के सारे कोड, सेल के सारे फंक्शन, सेल के सारे प्रॉपर्टीज इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो डीएनए जब हो तो सेल अपने सारे फंक्शन अच्छी तरीके से करता है, चाहे वो डिवीजन करना चाहे, चाहे वो रिप्रोडक्शन में किरदार अदा करना चाहे, चाहे वो ग्रोथ में किरदार अदा करना चाहे, सेल के जितने भी फंक्शन है वो डीएनए की वजह से। और डीएनए की सिंथेसिस ये पहचान है किस चीज का, जीवन फेज का, जीवन फेज में ये बन जाता है। इसके अलावा एक बहुत अहम ऑर्गेनिज्म जिसको हमने इग्नोर नहीं करना, याद रखना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है सेल साइकिल, इसके अंदर हमने पढ़ा था कि सेल साइकिल के दो फेज है, एंडल फेज और दूसरा साथ में पढ़ा था डिवीजन फेज। डिवीजन फेज में नाम से जाहिर है कि एक सेल डिवाइड होगा, यहाँ पे सेल की ग्रोथ होती है, सिंथेसिस होती है, और डिवीजन फेज में सेल की तकसीम होती है। तो डिवीजन फेज जब शुरू होता है, डिवीजन फेज के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गेनेल की बहुत अहम जरूरत है, सेंट्रियोल की। तो वो सेंट्रियोल होगी एनिमल सेल के अंदर तो डेफिनेटली वो डिवीजन कर सकेगी। सेंट्रियोल नहीं होगी वो सेल डिवीजन नहीं कर सकता। तो डिवीजन में अहम किरदार सेंट्रियोल का है। ये ऑर्गेनेल G1 फेज के अंदर बनता है। तो ये पहले G1 फेज है, इसके अंदर ये दो तीन बातें होती हैं। इसके बाद है S फेज। अब S फेज के अंदर क्या होता है, यहाँ पे डीएनए सिंथेसाइज हुआ। अब इस फेज के अंदर क्या होता है, इस फेज के अंदर हम बहुत अहम पॉइंट जो है वो है क्रोमोसोम डुप्लीकेशन, यानी क्रोमोसोम का डबल हो जाना। ये क्रोमोसोम डुप्लीकेशन को एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा थोड़ा सा क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर के बारे में हमें पढ़ना है। क्रोमोसोम जो है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि एक डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए ये दोनों आपस में कंडेंस होके कॉइलिंग करके एक प्रॉपर तरीके से ये क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं, ये क्रोमोसोम बनाते हैं। अब इसका मतलब ये और क्रोमोसोम के अंदर क्या है, डीएनए मौजूद है। डीएनए यहाँ पे बन तो गया था, अब इस डीएनए और प्रोटीन इन दोनों की कॉम्बिनेशन होनी है ताकि इससे क्या बन जाए, क्रोमोसोम बन जाए। क्रोमोसोम की फॉर्मेशन भी यहाँ पे होता है। क्रोमोसोम की फॉर्मेशन हो गई इस फेज में, इससे मुराद सिंथेसिस है। अब सिंथेसिस स्टार्ट हो गई, सेल के अंदर नई नई चीजों का बनना शुरू हो जाता है। क्रोमोसोम बन गया, अब क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन भी शुरू हो जाती है, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि जो मोस्टली यूकैरियोटिक सेल है वो डिप्लॉइड होते हैं, वहां पे डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम से डुप्लीकेशन शुरू हो जाती है। ये एक अहम बात है इस फेज के अंदर कि क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन हो जाती है। इसके साथ यहाँ पे प्रोटीन भी बनते हैं, कुछ एंजाइम भी बनते हैं इस फेज के अंदर। वो क्यों, क्योंकि क्रोमोसोम की फॉर्मेशन के लिए भी हमने पढ़ा कि यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन की, वो हिस्टोन प्रोटीन भी यहाँ पे बनते हैं इस फेज के अंदर, तब कहीं जाके क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है। तो ये सेल इस फेज जब कंप्लीट हो जाता है, ये सेल इसके अंदर क्या है, क्रोमोसोम बन तो गए, क्रोमोसोम का कैसे क्रोमोसोम बन गए, डिप्लॉइड क्रोमोसोम बन गए यहाँ पे। अब डिप्लॉइड सेल, इसके बाद क्या है G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है, it is a period between the completion of DNA synthesis and beginning of active cell division। ऑलमोस्ट हमने पढ़ा था कि डीएनए सिंथेसिस यहाँ पे होती है, यहाँ पे क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन हो गई। यहाँ इसकी डेफिनेशन हम करेंगे कि डीएनए की सिंथेसिस हो गई, इसके बाद जो मरहला है डीएनए की सिंथेसिस के बाद मरहला, और इसी ही सेल ने डिवीजन भी स्टार्ट कर ली है। डिवीजन से पहले और सिंथेसिस के बाद जो बुनियादी दरमियानी वक्फा है वो हम नाम देते हैं G2 फेज। अब G2 फेज के अंदर क्या होता है, देखिए ये सेल छोटा था, यहाँ पे
इसकी साइज बढ़ गई, इसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स राइबोसोम बन गए, सेंट्रियूल बन गए, इसके अंदर आरएनए भी बन गए, इसके अंदर मुख्तलिफ एंजाइम बन गई थी, स्पेस में क्रोमोसोम भी डिप्लॉयड हो गए। देखिए ये देखिए, तो G2 फेज के अंदर क्या होता है, G2 फेज में माइक्रोट्यूब्यूल यानी स्पेंडल फाइबर फॉर्मेशन होती है। माइक्रोट्यूब्यूल या स्पेंडल फाइबर क्या होते हैं, ये धागे नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरह जिस तरह थ्रेड्स होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे डिवीजन स्टेज में कि इनका किरदार क्या है। ये क्रोमोसोम के साथ बाइंड हो जाते हैं और मुख्तलिफ पोल्स की तरफ उनको इनकी सेपरेशन करने में किरदार अदा करते हैं स्पिंडल फाइबर। तो माइक्रोट्यूब्यूल स्पेसिफिक प्रोटीन से हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन। एक प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है किस स्टेज में, G2 फेज में। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है ऑलमोस्ट इंटरफेस के बाद किसमें स्टार्ट होना है, डिवीजन में स्टार्ट होना है, सेल ने डिवाइड होना है, इसी ही सेल ने डिवाइड होना है। अब इसी सेल के डिवीजन के लिए किस चीज की जरूरत है, स्पिंडल फाइबर की जरूरत है। तो स्पिंडल फाइबर एडवांस में बनना शुरू हो जाता है इस स्टेज में, G2 स्टेज में। और इसके अलावा सेंट्रियूल जो ऑलमोस्ट हम पढ़ चुके हैं, सेंट्रियूल बन तो गए थे, अब सेंट्रियूल की रिप्लिकेशन डबल हो जाती है। एक सेंट्रियूल था, लेट्स सपोज ये सेंट्रियूल, इसकी रिप्लिकेशन हो जाती है, दो हो जाते हैं। और ये सेल के अंदर ये देखिए, ये एक तरफ तो हमने पढ़ लिया कि माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल फाइबर बन गए, दूसरी तरफ ऑलमोस्ट हमने पढ़ा था कि सेंट्रियूल मौजूद थे। अब सेंट्रियूल की रिप्लिकेशन हो गई, रिप्लिकेशन का मतलब इसकी कॉपी बन गई। अब ये दो सेंट्रियूल हैं, ये सेंट्रियूल फिर क्या स्टार्ट कर लेते हैं, पोलर मूवमेंट शुरू कर देते हैं। पोलर मूवमेंट से मुराद ये है कि ये एक साइड पे यहाँ पे आ जाता है, सेल के एक साइड पे एक पोल पे, और दूसरा यहाँ पे चला जाता है। क्यों? ये पोलर मूवमेंट सेंट्रियूल की क्यों हो जाती है, सेंट्रियूल इसलिए यहाँ पे आ जाता है कि ताकि यहाँ से फिर क्या निकलेंगे, हमने पढ़ा है कि स्पिंडल फाइबर निकलेंगे, स्पिंडल फाइबर निकलेंगे यहाँ से, और यही स्पिंडल फाइबर आगे जाके इन क्रोमोसोम के साथ दोनों अतराफ से बाइंड हो जाते हैं, और फिर ये इनको क्या कहते हैं, अपनी तरफ पोल्स की तरफ क्या कहते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। इसके अट्रैक्शन की वजह से फिर क्रोमोसोम की सेपरेशन हो जाती है, डिवीजन हो जाती है, जो हम माइटोसिस मियोसिस यानी डिवीजन वाले फेज के अंदर पढ़ेंगे। तो इंटरफेस के अंदर समरी जल्दी करते हैं, जल्दी समरी रिवाइज करते हो। G1 फेज के अंदर पहले सेल का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, इसके अंदर केमिकल चेंजेस आ जाते हैं डीएनए की सिंथेसिस के लिए, और सेंट्रियोल बन जाते हैं। इस फेज के अंदर क्रोमोसोम बन भी जाते हैं और क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन भी हो जाती है, इसके साथ कुछ एंजाइम प्रोटीन वगैरह ये चीजें भी बन जाती है इस फेज के दौरान। और G2 फेज के अंदर सेल अभी बढ़ रहा है, सेल के अंदर चीजें बनती जा रही है। अब सेल के अंदर ये माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल फाइबर भी बन गए, सेंट्रियोल की रिप्लिकेशन भी हो गई, और वो पोल्स की तरफ चले भी गए, मूवमेंट भी कर ली, और इससे हर एक यानी दोनों सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर रेडिएट होना शुरू कर देते हैं, जो क्रोमोसोम के साथ सेंटर में अटैच होंगे और उसकी डिटैचमेंट में, इसकी सेपरेशन में किरदार अदा करेंगे। तो अब ये जो मराहिल खत्म हो जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अब सेल क्या हुआ, सेल ने मैच्योरिटी गेन कर ली। मैच्योरिटी का मतलब ये है कि सेल के अंदर डिवाइड होने की एबिलिटी आ गई। मैच्योरिटी से मुराद ये है एबिलिटी टू डिवाइड, कि एक सेल में जब डिवीजन की एबिलिटी आ जाए उसको हम मैच्योरिटी कहते हैं। ये तीनों स्टेजेस जब पूरे हो जाते हैं, सेल मैच्योर हो जाता है, इसमें डिवीजन की एबिलिटी आ जाती है। क्यों? क्योंकि इसके साथ स्पिंडल फाइबर भी है, इसके साथ क्रोमोसोम भी है, न्यूक्लियस भी बन गया है, इसके अंदर डीएनए भी बन गया, एवरीथिंग बन गया है। अब ये तैयार बैठा है डिवीजन, इसके डिवीजन हो जाए। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा पॉइंट है G0 फेज। G0 फेज से क्या मुराद है? G0 फेज को हम इनएक्टिव फेज भी कहते हैं, इनएक्टिव फेज, इनएक्टिव फेज। ये देखिए कुछ G2 जो कंप्लीट हुआ, सेल मैंने बताया आपको कि G2 जब कंप्लीट हुआ तो G2 के कंप्लीशन के बाद सेल के अंदर मैच्योरिटी पैदा हो गई, सेल के अंदर डिवीजन की एबिलिटी पैदा, सेल ने डिवाइड होना है आगे।
लेकिन कुछ सेल ऐसे हैं जो G2 फेज के अंदर नहीं जाते, इसके बाद डायरेक्टली वो क्या हो जाते हैं, N-एक्टिव हो जाते हैं, G0 फेज में आ जाते हैं। यानी ऐसे क्या मुराद है G0 फेज से, ऐसा मरहला, ऐसा टाइम के सेल में भी एक ऐसा वक्त भी आ जाता है कि सेल डिवाइड होना छोड़ देता है, सेल के अंदर डिवीजन की एबिलिटी खत्म हो जाती है, या तो परमानेंटली या टेम्परेरी बेस पे। कुछ ऐसे सेल हैं जो टेम्परेरी बेस पे शॉर्ट वक्त के लिए, यानी मुख्तसर वक्त के लिए वो डिवीजन छोड़ देते हैं, रेस्ट में चले जाते हैं। जैसे कि न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन की जो सेल्स हैं वो शॉर्ट टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए रेस्ट फॉर्म में चले जाते हैं, डिवीजन नहीं करते। और कुछ सेल ऐसे जो परमानेंटली, इनके अंदर ये सिंथेसिस वाला स्टेज तो हो जाता है, G2 फेज नहीं होता, वो G0 फेज में चले जाते हैं, वो हमेशा के लिए परमानेंटली। जैसे कि किडनी के कुछ सेल, रीनल सेल है, हेपेटिक यानी लीवर वाले सेल है, वो परमानेंटली G0 फेज में चले जाते हैं। तो G0 फेज से मुराद ये है कि ऐसा मरहला जिसमें सेल खामोश हो जाए, फंक्शनलेस हो जाए, सॉरी फंक्शनलेस नहीं, डिवीजन लेस, इसके डिवीजन नहीं होती, डिवाइड करना छोड़ देता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसमें कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में डिवीजन फेस के बारे में